नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के हब ऑफ एजुकेशन में। और जैसा कि हम क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है, और क्लास 12th की हिस्ट्री में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे चैप्टर सेकंड के, और उसी की सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। हमने फर्स्ट पार्ट में इसके डिस्कस किया था अभिलेखों के बारे में, महाजनपद की विशेषताओं के बारे में, और कृषि के तौर तरीकों में क्या क्या बदलाव आता है। ठीक है, तो हमने ये इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मगध जो था वो शक्तिशाली कैसे बनता है, जो अशोक का धर्म है वो क्या था, और मौर्य प्रशासन जो था मौर्यकालीन समय में वो किस तरीके का था, उसके लक्षण क्या थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक से। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, शक्तिशाली महाजनपद। ठीक है, क्या है, शक्तिशाली महाजनपद। कौन सा, तो मगध। देखो 16 महाजनपद थे, महाजनपदों की संख्या टोटल 16 थी, और उन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। कौन सा था वो, मगध। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो मगध था। अब ये मगध जो है वो इतना शक्तिशाली क्यों था, तो इसको जानने के लिए हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। जो पॉइंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले देखिए महत्वाकांक्षी शासकों का, उसके बाद यहाँ पे लिखा है लोहे के खाने, फिर राज्य की किलेबंदी की जाती थी, सुचारू आवागमन था, शक्तिशाली सेना थी। ठीक है, शक्तिशाली सेना थी, और उसके बाद उपजाऊ भूमि थी। तो सर ये है क्या, आपने तो बताया ही नहीं। चलिए हम डिस्कस करते हैं ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो ये है महत्वाकांक्षी शासकों का। अब क्या है कि देखो मगध महाजनपद में कई सारे शासक हुए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है, किस किस के, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, सम्राट अशोक, इसके नाम उल्लेखनीय हैं, एक प्रसिद्ध महाशासकों में से माने जाते हैं। तो महत्वाकांक्षी शासक का मतलब है चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या अशोक हो, उनकी एक ही इच्छा थी कि मगध का जो साम्राज्य है उसको विस्तार किया जाए। किसकी क्या नीति थी इनकी, विस्तार की नीति। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि क्या नीति थी। मगध में जितने भी शासक हुए, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहा हो या फिर वो आपका अशोक रहा हो, ठीक है, इन सभी शासकों की एक ही नीति रही है कि वो मगध का विस्तार करे, और इनकी आकांक्षाएं होती थी कि वो मगध को काफ़ी काफ़ी जो एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया हो सके वो ये कवर करे। ठीक है, इसलिए विस्तारवादी नीति के तहत वो अपनी शक्तिशाली सेना रखते थे। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है आपका लोहे की खान। क्या है, लोहे की खान। अब क्या था कि मगध जो है वो इस जगह, ऐसी जगह पे लोकेट था जिसके कह सकते हैं कि वो पहाड़ियों की तरफ, हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या है कि जैसे मगध का जो पार्ट है वो अगर आज का बात करें तो आपका जो पूर्वी बिहार है, कौन सा, पूर्वी बिहार। ठीक है, जो पूर्वी बिहार का पार्ट है, यानी कि बिहार का जो पूर्व का हिस्सा है, वहाँ पे मगध साम्राज्य था। और मगध साम्राज्य के जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पे मगध के अंदर जो था वो लोहे की खानें पाई जाती थी। यानी कह सकते हैं हम कि मगध के अंदर जो खनिज थे वो काफ़ी अधिक मात्रा में थे, खनिज संसाधन वहाँ पे अधिक मात्रा में थे, जिसके कारण वहाँ पे लोहे की खानें आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। इस वजह से मगध को शक्तिशाली होने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम देखें तो मगध का जो सुचारू आवागमन था वो काफ़ी था। दोनों ही तरह से हम देख सकते हैं कि जो मगध है वहाँ का जो सुचारू आगमन था दो तरीके से था। एक रोड माध्यम से, यानी कि कह सकते हैं हम जिसे रोड के सहारे, और दूसरा नदियों के सहारे। ठीक है, किसके किसके, तो दो, यानी सड़क मार्ग के तहत और नदियों के तहत क्या था कि मगध से आसानी से व्यापार किया जा सकता था। नदियों के माध्यम से, नदी मार्गों के माध्यम से मगध जो है बाहरी व्यापार भी करता था। ठीक है, इसके अलावा क्या है मगध का कि वहाँ पे राज्य की किलेबंदी की गई थी। जैसा कि मगध की जो राजधानी थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है
पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो जो पाटलिपुत्र थी मगध की राजधानी, इसकी किलेबंदी की हुई थी। अब देखो उस समय के जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो क्या करते थे? राज्य की किलेबंदी करते थे। क्या करते थे वो? जैसे कि राज्य है, उसके चारों तरफ से वो क्या कर देंगे? किलेबंदी कर देंगे। किलेबंदी करने का मेन रीजन ये होता था कि बाहरी आक्रमण से बचा जा सके। किससे? बाहरी जो आक्रमण होता है, उस बाहरी आक्रमण से बचने के लिए जो राज्य होते थे वो अपनी राजधानियों और अपने राज्य की किलेबंदी करते थे। और ये किलेबंदी एक तरह की नहीं होती थी, कई तरीके से किलेबंदी की जाती थी। इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो मगध है उसके पास शक्तिशाली सेना थी। शक्तिशाली सेना का मतलब है उसके पास पैदल सैनिक तो थे ही, पैदल सैनिक के साथ साथ हाथियों का झुंड भी था। ठीक है, किसका? हाथियों का झुंड भी था मगध साम्राज्य के पास, और हाथी उस समय एक शक्तिशाली सेना में माने जाते थे। इसके अलावा अश्व, ठीक है, क्या? अश्व, अश्वमेध जो घोड़े होते थे, वो सैनिक भी जो महाजनपद है मगध, उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। और इस वजह से क्या था कि जो मगध है वो काफ़ी शक्तिशाली बना, क्योंकि उसके पास पैदल सैनिक, हाथी और जो अश्व थे वो बड़ी मात्रा में मौजूद थे। और इसके साथ साथ एक और खासियत है मगध की, वो क्या है? ठीक है, तो देखिए वो क्या है आपकी, सॉरी थोड़ा सा ये पीडीएफ इधर उधर हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मगध की एक और विशेषता जो है वो क्या है? उपजाऊ भूमि की। क्या है? मगध जो है वो नदी के किनारे बसा था। ठीक है, कौन सी नदी? जो मगध है वो नदी के किनारे था। कौन सी नदी? तो गंगा नदी। कौन सी? गंगा। ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के पास, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो आपका मैदानी इलाका है वहाँ पे जो मगध है वो बसा हुआ था। और इस वजह से कह सकते हैं मैदानी इलाका होने की वजह से यहाँ की जो ज़मीनें होती थी खेती के लिए उपयोगी थी। किसके लिए उपयोगी थी? खेती के लिए। ठीक है, किसके लिए उपयोगी थी? तो खेती के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे खेती के लिए उपजाऊ ज़मीनें पाई जाती थी। और खेती के लिए उपजाऊ ज़मीनें पाई होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रहते थे। और इन्हीं सारी संपदाओं की वजह से कि वहाँ की उपजाऊ भूमि, शक्तिशाली सेना, राज्य की किलेबंदी, सुचारू आवागमन, लोहे की खान और भरपूर मात्रा में जो खनिज संसाधन है, इसकी प्राप्ति से ही जो मगध है वो काफ़ी शक्तिशाली बना। ठीक है, तो ये था आपका मगध कि मगध शक्तिशाली क्यों बनता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो ये मगध है वो शक्तिशाली क्यों बना। ठीक है, तो चलिए हम इसके अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? मौर्य प्रशासन के प्रमुख लक्षण। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो मौर्य प्रशासन था उसके प्रमुख लक्षण, यानी कि जो प्रशासन था उसकी क्या खासियत है। तो देखो सबसे पहले हमें इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, अच्छे, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो मौर्य प्रशासन है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो देखो मौर्य प्रशासन की जो जानकारी है वो हमें इंडिका, अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो आपको तीन चीजें बताई गई हैं कि अगर हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानना है, ठीक है बच्चे, अगर हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानना है तो उसकी हमें क्या किस किस के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से? तो इंडिका किसने लिखी थी? तो मैगस्थनीज ने लिखी थी। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने की अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, और अशोक के जो अभिलेख हैं उसके द्वारा हमें पूरे मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए जो मौर्य प्रशासन का केंद्रीय प्रशासन है वो राजा के हाथ में होता था। ठीक है, मौर्य प्रशासन का जो केंद्रीय प्रशासन है वो किसके पास होता था? राजा के पास होता था। और राजा ही पूरे प्रशासन का प्रमुख अंग होता था। ठीक है, राजा ने अपनी सुविधा के लिए अलग अलग मंत्री परिषद और मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिसमें से हम देखें तो मौर्य प्रशासन का जो राजनीतिक केंद्र है, तो मौर्य प्रशासन में हमें 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र देखने को मिलते हैं। कितने? 5 जो प्रमुख राजनीतिक केंद्र देखने को मिलते हैं हमें, जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र और उसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्र थे, जिसमें तक्षशिला, तोसील, उज्जैनी और स्वर्णगिरी। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन जो है उसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। वो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से हैं? तो तक्षशिला, तोसील, उज्जैनी, स्वर्णगिरी और उस मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये इसके 5 इंपॉर्टेंट केंद्र थे
और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ का जो व्यापारिक मार्ग था वो साम्राज्य के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भूमि और नदी दोनों का प्रयोग मार्ग रूप में किया जाता था। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि जो मगध था उसका सुचारू आवागमन था, क्योंकि भूमि और नदी दोनों मार्ग ही व्यापार के लिए प्रयोग की जाती थी। और अगर सैन्य व्यवस्था की बात करें तो देखिए जो मौर्य प्रशासन है उसकी सैन्य व्यवस्था के बारे में मैगस्थनीज ने बताया है। उसने कहा है कि जो वहाँ की सैनिक गतिविधियाँ होती थी वो एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख करता है। यानी कि जो मैगस्थनीज था उसने अपनी पुस्तक इंडिका में, ठीक है, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सैन्य व्यवस्था के बारे में बताया है और उसने एक समिति और 6 उपसमिति का वर्णन किया है। तो सर ये उपसमिति है क्या, यह समिति क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए ये कुछ समिति, ठीक है, एक समिति और 6 उपसमितियों का कार्य बताया है। उसने बताया है कि 6 उपसमितियां होती थी, टोटल 6 की 6 हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, नौसेना का संचालन करने की अलग समिति होती थी, यातायात और खान पान का संचालन करने के लिए अलग, पैदल सैनिक अलग, अश्वरोही, रथारोही और हाथियों का संचालन करने के लिए, इन सभी के लिए अलग अलग समितियों की नियुक्ति की गई थी। यानी कि जो नौसेना है उसके लिए एक अलग होगी, अगर कोई यातायात है या यातायात के यानी कि मार्ग में, भूमिगत मार्ग में कोई व्यापारी है कहीं जा रहा है तो उसके खान पान का संचालन करने का जो जिम्मा होता था वो किसी और के पास होता था। उसी प्रकार से जो पैदल सैनिक होते हैं, ठीक है, पैदल सैनिक के रख रखाव उनसे संबंधित सारी सुविधाओं के लिए एक समिति बनी थी। अश्वरोही, रथारोही और हाथियों का संचालन, इनके लिए भी अलग से समितियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये वहाँ की 6 उप समितियाँ थी। इसके अलावा दूसरी समिति भी थी, जैसे कि क्या होता था कि एक बड़े पैमाने पर जो व्यापार होता था उसमें लंबा समय लगता था। ठीक है, क्या लगता था, एक लंबा समय लगता था, और लंबे समय में जो मार्ग है, ठीक है, जो आपका मार्ग है उस मार्ग में कई सारी सुविधाएं दी जाती थी, जैसे उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिक और जानवरों के खाने की व्यवस्था करना, सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना, तो इनके लिए भी अलग से समिति की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि जो मैगस्थनीज था उसने बताया कि किस तरीके से अलग अलग समितियाँ जो हैं वो कार्य करती थी। ठीक है, तो ये था आपका जो मौर्य प्रशासन है उसके प्रमुख लक्षण, जिसमें हमने देखा कि जो राजनीतिक केंद्र है वो कौन से थे, व्यापार कैसा था, वहाँ की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अशोक का धम्म। ठीक है, क्या है, अशोक का धम्म। अब देखो अशोक का धम्म क्या, अशोक का धम्म का मतलब है धर्म नीति। ठीक है, अशोक का धर्म का मतलब है धर्म नीति की बात की गई है। देखो अशोक का जो आपका कलिंग युद्ध है, कौन सा, कलिंग, ठीक है, सबसे फेमस युद्ध रहा है अशोक का। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या मिलता है हमें, अशोक का हृदय परिवर्तन। ठीक है, अशोक का हृदय परिवर्तन होता है कब, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने कुछ धम्म नीति को अपनाया और अपनी नीतियों में बदलाव किया। अब क्या है ये, तो देखिए अशोक की धम्म नीति का उल्लेख हमें उसके दूसरे 7वें अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अशोक ने जो अपनी धम्म नीति बनाई थी उसके बारे में हमें जानकारी उसके दूसरे और 7वें अभिलेख से मिलती है। अब सर ये धम्म क्या है, जो अशोक का धम्म है वो क्या, आपने तो बताया ही नहीं, तो चलिए वो भी देखते हैं अशोक का धम्म क्या है। देखो बच्चों, अशोक का जो धम्म था ना वो धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, धर्म से। ठीक है, अशोक का जो धम्म है वो किससे संबंधित है, धर्म से। अब धर्म का मतलब होता है जैसे कोई भी हमने धर्म मान लिया, ठीक है, कोई ऐसी नीति बना ली जिसका हमें पालन करना है, वही धर्म कहलाता है। ठीक है, देखो क्या किया अशोक ने, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान और अपनी प्रजा का नैतिक उत्थान करने के लिए उसने एक संहिता बनाई, आचारों की संहिता बनाई। आचारों की संहिता का मतलब एक कानून बनाया कह सकते हैं, कि ताकि इससे वो अपनी प्रजा का विकास कर सके, उनके नैतिक गुणों का विकास
कर सके। इसीलिए उसने क्या किया, आचार संहिता का निर्माण किया। और इसी आचार संहिता को हम क्या कहते हैं, अशोक की धम्म नीति कहते हैं। उसमें कुछ चीजें थी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि अशोक का जो हृदय परिवर्तन होता है कब होता है, कलिंग युद्ध के बाद। कब होता है, कलिंग, जो कलिंग का युद्ध हुआ, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है। और तब से इसने हिंसा की जगह अहिंसा, सहिष्णुता, सामाजिक दायित्व का उपदेश अपनी नीति में इसने रखा था, ठीक है। तो जो अशोक है उसने अपनी धम्म नीति के अंतर्गत अहिंसा के मार्ग को अपनाया, क्योंकि इसका मानना था कि हिंसा करना गलत है। और क्यों, क्योंकि कलिंग युद्ध के अंदर काफ़ी लोग मारे गए थे, इस वजह से उसने ऐसी नीति को अपनाना उचित समझा। उसने क्या किया, इसके बाद अपनी धम्म नीति में अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाई और दंड संहिता का भी प्रतिपादन किया। वो दंड संहिता का प्रतिपादन इसलिए किया गया ताकि अगर कोई इसकी धम्म नीति का पालन नहीं करता तो उसको दंड निधि दी जाती थी। और इसके प्रचार के लिए उसने महामंत्रों की नियुक्ति की। महामंत्र होते हैं जो धर्म प्रचारक हैं। कौन से, जो धर्म प्रचारक हैं उसको हम महामंत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अशोक की धम्म नीति। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली जो अगली वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।